हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी आप। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला टॉपिक, यूनिट 1 बायोकेमिस्ट्री। और पहला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एटम। एटम को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल को एंड देन हम स्टार्ट करेंगे बॉन्डिंग को। तो सबसे पहले एटम के बारे में बात करते हैं। जैसा हम सब बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी एलिमेंट की, जिसको फर्दर कट नहीं किया जा सकता, डिवाइड नहीं किया जा सकता, राइट। ये चीज हम स्टार्टिंग से पढ़ते आते हैं। अब हमें एटम की कुछ प्रॉपर्टीज सीखनी है ताकि हम अपने अगले टॉपिक्स को उनके साथ में कोरिलेट कर पाए और आगे हमको बायोकेमिस्ट्री इजीली समझ में आ जाएगी। तो देखिए किस तरीके से हम एटम को आराम से समझेंगे एंड देन हमें नेक्स्ट टॉपिक भी डेफिनेटली समझ में आएगा। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, आपको लिखवा भी दूंगा सारी की सारी चीजें। तो आप मेरे साथ में नोट्स बनाते जाइएगा और ये नोट्स कंप्लीट नोट्स होंगे, आगे के लेक्चर्स भी कंप्लीट लेक्चर्स होंगे। और जैसे जैसे आप डिमांड्स करते जाएंगे उस हिसाब से नए लेक्चर्स भी बनते चले जाएंगे। पहले सीरियल वाइज चलते हैं, अपन बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, इसको खत्म करेंगे और जरूरत पड़ी तो बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के दूसरे यूनिट से भी वीडियो बन जाएंगे। आप वो टेंशन मत लीजिएगा, बस आप जो है वो पढ़ते रहिएगा और यहां पर कंटिन्यू बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एटम के बारे में। हम ये कहते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। एक तो बात ये हो गया। पॉइंट नंबर 2, एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, इसको आगे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, आगे कट नहीं किया जा सकता, तो इट कैन नॉट बी कट फर्दर। देन नेक्स्ट हमने कहा कि एटम एनी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट है, एनी एलिमेंट। तो यहां से एक बात और कही जा सकती है कि ऑल सॉलिड्स, all liquid, all gases are made up of atoms, are made up of atoms। तो एटम्स के बारे में एक बार इतनी चीजें समझ में आती है हमें कि एटम क्या है। एटम स्मॉलेस्ट यूनिट है। एटम सभी एलिमेंट्स में पाया जाता है और एटम के अंदर हम एटम को आगे कट नहीं कर सकते, दैट्स द बेसिक थिंग। तो आप एक काम करिए, पॉइंट्स बना करके ये तीनों पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट लिखिए, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, it cannot be divided further। थर्ड पॉइंट लिखे, every solid, every liquid, every gas are made up of atoms। every solid, every liquid, every gas are made up of atoms। तो एटम्स के बारे में ये सारी की सारी चीजें हैं। अब हम एटम की एक बार स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर हम एटम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए एटम की स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें देखनी है। एक एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन,
और एक है इलेक्ट्रॉन। तो एक तो है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये सारी की सारी बातें हमको पता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों को मिला के कहते हैं न्यूक्लियस ऑफ एटम। ये है न्यूक्लियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स के अंदर घूमते रहेंगे। तो अगर हम सबसे सिंपल एटम के बारे में बात करें तो सबसे सिंपल एटम होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटम सबसे सिंपल एटम क्यों होता है, चलिए देखते हैं एक बार। देखिए, जैसे ये हाइड्रोजन का एटम है, तो इस हाइड्रोजन के एटम में न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे सिर्फ एक प्रोटॉन और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन होंगे और न्यूट्रॉन तो बिल्कुल नहीं होगा। हाइड्रोजन के अंदर एक एटम में न्यूट्रॉन नहीं है, अभी तो ये समझ लीजिए आप। इसके बाद में अगर हम एक कार्बन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है, अगर हम एक बार कार्बन एटम की बात करें तो कार्बन एटम के बारे में देखिए कार्बन एटम। कार्बन एटम में आपको दो चीजें समझनी है और वो दो चीजें क्या है। कार्बन एटम के अंदर टोटल 6 तो होते हैं प्रोटॉन, ये तो 6 हो गए प्रोटॉन, और 6 ही होते हैं न्यूट्रॉन, जिनके ऊपर जीरो चार्ज होता है। ये न्यूट्रॉन्स हैं तो जीरो चार्ज होगा डेफिनेटली। अब साथ ही साथ यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स, इनको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स। कोर इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इसके साथ में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर वाले ऑर्बिट के अंदर है। यहां पर आपको 6 तो प्रोटॉन दिखाई देंगे, 6 न्यूट्रॉन दिखाई देंगे और 6 ही दिखाई देंगे इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं यहां पे, लेकिन इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो हैं कोर इलेक्ट्रॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बॉन्डिंग का काम जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस हैं वो वाले करते हैं, बाहर वाले, अंदर वाले कोर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग नहीं करते। तो यहां से हमको क्या क्या चीजें समझ में आ रही है, देखिए एटम की स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक एटम के अंदर 3 चीजें होती हैं। प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसके बाद में प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के ऊपर जीरो चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के न्यूक्लियस कहते हैं। एक सिंपलेस्ट एटम की बात करें अगर हम, हाइड्रोजन एटम, तो इसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन नहीं होता और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। कार्बन एटम की बात करें तो कार्बन एटम में 6 तो होते हैं प्रोटॉन्स, 6 होते हैं न्यूट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। बट ये इलेक्ट्रॉन्स में से 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, ये तो है हमारे पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग while the core electrons do not participate in bonding। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 कोर हैं और 4 जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप फटाफट लिख लीजिए ये बात जो मैंने लिखाई। लिखिए, every atom is composed of every atom is composed of a nucleus and one or more electrons। Every atom is composed of a nucleus and one or more electrons। अगला पॉइंट लिखिए,
The nucleus is made up of proton and neutron. The nucleus is made up of proton and neutron. आगे एक लाइन लिखिए, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स collectively called as nucleon. Protons and neutrons collectively called as nucleon. तो ये हो गया। और इतना सारा अगर हमें स्ट्रक्चर पता है तो अब आपको एक नेक्स्ट चीज समझने में बड़ा आसानी रहेगी, बहुत इजी रहेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एटॉमिक मास। बहुत इजी है, आप इन दोनों एटम की स्ट्रक्चर देखते जाइए, आपको एटॉमिक मास तुरंत समझ में आ जाएगा। ये दोनों आपके सामने एटम बने हुए हैं, इनकी स्ट्रक्चर के ऊपर एक बार के लिए फोकस करिएगा। आप देखिए, हेडिंग डालिए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है समझ लेते हैं अपन। सिंपल सी बात है, जैसा हमको यहां दिखाई दे रहा है, एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, इसे कहेंगे एटॉमिक मास। अब एटम का मास निकालना है तो एटम में जो जो चीजें हैं उनका मास निकालना है, यही तो बात हुई। एटम के अंदर तीन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। अगर हम तरीके से प्रोटॉन का मास देखें, एक प्रोटॉन का, तो एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अगर आप इसे किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करें तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखिए, ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, वो चीजें किसी लॉजिक से नहीं निकल रही है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। तो आपको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन याद करनी पड़ेगी। अगर कोई चीज लॉजिक से निकलेगी तो वो बाद की चीजें हैं। जब आपके पास में सारी इंफॉर्मेशन सही सही होगी और अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन को लर्न कर लिया है, तब आपके सामने लॉजिक्स लगना शुरू हो जाएंगे। मुझे भी नहीं आती ये सारी की सारी चीजें, मैं भी पहले याद करता हूं, हर कोई पहले याद करता है। जब हम बार बार इनको प्रैक्टिस में लेते रहते हैं तब ये हमें आसानी से याद हो जाती है, अदरवाइज ये किसी लॉजिक से नहीं निकली हुई है। तो आप भी सीखें, लर्न करें। चलिए बात करते हैं प्रोटॉन की। हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब हो गया मास ऑफ एटम। मास ऑफ एटम का मतलब एटम में जो चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, उनका हमको मास निकालना है। एक प्रोटॉन का मास होता है ये। अगर हम एक न्यूट्रॉन का मास देखें तो एक न्यूट्रॉन का मास भी होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बेटर यू कैन कॉल इट 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये तो इतनी बात हो गई हमारे पास में। अब एक एलिमेंट और बच गया और वो एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। -28 ग्राम बहुत कम है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में तो हद से ज्यादा कम है। और अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो बस वही है, थोड़ा यूनिट चेंज करना पड़ेगा और कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। एक एटम के अंदर जो तीन चीजें हैं, तीनों का मास आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के मास को ओमिट कर देना है, इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये इतना कम है कि अगर आप इसे छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब क्या हो गया, दो चीजें बची हैं। इन दोनों के कलेक्टिव मास को कहते हैं एटम का मास। यानी कि एटॉमिक मास का मतलब ये हो गया टोटल न्यूट्रॉन्स एंड टोटल प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम।
ये मास होता है एटॉमिक मास। हमने अभी देखा था कि न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन तो मिलके न्यूक्लियस बनाते हैं, इसलिए आप ये भी कह सकते हो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम के न्यूक्लियस का मास जो होगा वो उसका एटॉमिक मास होगा। चलो अब लिख लो इसको जो मैंने लिखाया। लिखिए एटॉमिक मास के अंदर टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, टोटल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स make the mass of an atom, that is mass of nucleus is the mass of atom, mass of nucleus is the mass of atom, total proton and neutrons make the mass of an atom, that is the nucleus is the mass of atom। अब हम थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन है वो गैदर करते हैं, फिर एक काम की चीज और सीखते हैं। अभी अभी हमने देखा कि एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, और उस हिसाब से हम निकाल लेंगे एटम का मास। ध्यान दीजिएगा, एक प्रोटॉन का जितना मास है उतना का उतना मास एक न्यूट्रॉन का भी है। एक प्रोटॉन का मास और एक न्यूट्रॉन का मास इक्वल है। अब हम अगर बात करें इसकी तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक बार ग्राम में ही बात कर लेते हैं, राइट। एटम की डेफिनेशन क्या थी? स्मॉलेस्ट यूनिट, राइट, सिंपलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। तो सबसे सिंपल क्या है, कौन सा एटम है? हाइड्रोजन एटम। अब देखो हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, सोच के देखो। हाइड्रोजन एटम के अंदर एक तो इलेक्ट्रॉन है। जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के मास को तो वैसे ही नहीं कैलकुलेट करते, इसको तो छोड़ दो। इलेक्ट्रॉन को तो वैसे ही हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसके मास को तो ये तो छोड़ दिया। उसके बाद में एटॉमिक मास बताने के लिए हम बताते हैं मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन यहां पे है नहीं, और प्रोटॉन भी कितना है? ओनली वन प्रोटॉन, ओनली वन प्रोटॉन। अब आप ये बताओ कि इससे कम कुछ पॉसिबल है क्या? इससे कम तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है ना। इसलिए हाइड्रोजन एटम का जो मास है उस मास से कम मास का एटम तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो हाइड्रोजन एटम का एक सिंगल प्रोटॉन है उस सिंगल प्रोटॉन के मास को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास की यूनिट ये है। एटॉमिक मास की यूनिट ये क्यों है? क्योंकि इससे कम पॉसिबल नहीं है। एक प्रोटॉन ही है इसमें, अगर ये भी हटा लिया तो इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। तो यहां पर जरूरी क्या हो जाता है? यहां जरूरी हो जाता है एटॉमिक मास यूनिट बताना। तो जो एक प्रोटॉन है वही एक न्यूट्रॉन का मास भी है, और ये मिनिमम हाइड्रोजन में मिलता है, इससे कम पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम यूनिट बोल देंगे। अब आपको एक और इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। एक एटॉमिक मास यूनिट एक डाल्टन के बराबर होती है। एक एटॉमिक मास यूनिट है वो एक डाल्टन के बराबर होती है। तो हम यहां से एक छोटा सा सवाल है वो कर सकते हैं, और हमारा सवाल ये है कि कन्वर्ट 100 किलो डाल्टन इनटू ग्राम्स। 100 किलो डाल्टन को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, बहुत इजी है। हमारे पास में 100 किलो डाल्टन। आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो पॉज कर सकते हैं और थोड़ा सा टाइम लेकर के आप इसे कन्वर्ट करके देखिए। तब तक मैं भी आपको बता देता हूं कि इसको कन्वर्ट हम कैसे करेंगे। हमें 100 किलो डाल्टन में इनको ग्राम में कन्वर्ट करना है।
तो पहले तो 100 किलो डाल्टन को कन्वर्ट करो डाल्टन में, यानी कि किलो के अंदर 3 जीरो होते हैं, 1 किलो के अंदर 3 जीरो होते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 100 तो पहले ही था, ये जो किलो है इसकी जगह 3 जीरो लगा दिया, तो पीछे क्या बचा, डाल्टन। इतने डाल्टन है, 100 किलो डाल्टन में इतने डाल्टन होंगे। एक डाल्टन का मास 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इतना होता है। तो अगर 1 डाल्टन इतना होता है, इतने डाल्टन कितने होंगे, इसलिए आप आराम से कर सकते हो। अभी ये तो हो गए डाल्टन, और 1 डाल्टन की वैल्यू ये दे रखी है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल है, आंसर निकल आएगा। ये ग्राम है। अब 1 2 3 4 5, यहां से 5 माइनस कर लीजिए, आंसर आएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻19 ग्राम। फाइनल आंसर ये हो गया हमारे पास में ग्राम निकालना। तो अब आप थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस करिएगा इससे, और इससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कैसे डाल्टन को ग्राम में या किलो डाल्टन को ग्राम के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि कार्बन एटम है, इसका एटॉमिक मास कितना है कार्बन एटम का, तो बेसिकली कार्बन एटम के अंदर 6 तो है प्रोटॉन, 6 है न्यूट्रॉन, तो 6 + 6 = 12 यूनिट्स है इसके पास में। तो आप इसका मास कैसे निकाल लोगे, 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि 12 एटॉमिक मास यूनिट इसका मास है। छोटी छोटी चीजें हैं, प्रैक्टिस के साथ में आ जाएगी, डरने की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम एटम की एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी प्रॉपर्टी। अगर हम एटम की प्रॉपर्टी देखें तो हमें एक यूनिक प्रॉपर्टी समझ में आती है, और उस यूनिक प्रॉपर्टी का नाम है एटॉमिक नंबर। अब ये एटॉमिक नंबर क्या होता है? जैसे क्लास के अंदर रोल नंबर होते हैं, और हम रोल नंबर से स्टूडेंट को पहचान सकते हैं। जैसे जब कभी भी आप कोई रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, आपको एग्जाम के अंदर एक स्पेसिफिक रोल नंबर मिल जाता है, वो आपकी आइडेंटिटी है, यानी कि थ्रू आउट द सेशन वो नंबर चेंज नहीं होगा। वैसे ही अगर हम एटम के नंबर की बात करें, तो एटॉमिक नंबर की बात करें, तो एटॉमिक नंबर को हम कह सकते हैं एटम्स आइडेंटिटी। एटम की आइडेंटिटी क्या है देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एक एटम के अंदर 3 चीजें हैं, एक तो है प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन, एक है इलेक्ट्रॉन। अगर आप प्रोटॉन का नंबर चेंज करेंगे कम या ज्यादा, तो आपको समझ में आएगा कि एटम की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। अगर आप एटम में प्रोटॉन का नंबर चेंज कर दोगे तो एटम की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। अगर आपने न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज किया तो इनसे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। देयर इज नो चेंज इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम। एटम की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ, एटम के अंदर जो 3 एंटाइटीज हैं, इन तीनों एंटाइटीज में से
ये वाली एंटाइटी ऐसी है जिसके चेंज होने से एटम चेंज होता है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर हम किसको कहेंगे फिर? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एटम। एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कहते हैं। ये इसकी आइडेंटिटी है। ये चेंज हुआ, एटम चेंज हो जाएगा। तो अब हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा और चीजें इसके बारे में। लिखिए पहले डेफिनेशन। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस is called as atomic number. दूसरा पॉइंट लिखिए, number of neutrons and electrons could be changed. Number of neutrons and electrons could be changed without changing the physical and chemical property of atom. Physical and chemical properties of an atom. अगली लाइन लिखिए, when the number of protons change, when the number of protons change, property of atom also change. Property of atom also change. अब आपको मैं एक अच्छी चीज बताता हूं। हम कुछ एटम्स का एग्जाम्पल लेते हैं और एटम के एग्जाम्पल से हमें एक चीज क्या सीखने को मिलती है। देखिए, एक एटम है प्रोटियम, एक एटम है ड्यूटेरियम और एक एटम है ट्राइटियम। ये तीन एटम है, होने को तीनों के तीनों हाइड्रोजन है। ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों हाइड्रोजन के अंदर इनमें प्रोटॉन का नंबर और न्यूट्रॉन का नंबर चेक करेंगे। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का नंबर चेक करते हैं एक बार। हमने अभी अभी क्या सीखा, अगर प्रोटॉन का नंबर चेंज किया तो प्रोटॉन का नंबर चेंज करने से एटम ही बदल जाएगा। हम तो कह रहे हैं तीनों हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन है तो तीनों के अंदर प्रोटॉन का नंबर रहना चाहिए 1 1 1 1। प्रोटॉन का नंबर यही रहना चाहिए। तो जो प्रोटॉन का नंबर होता है उसको यहां रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया प्रोटॉन का नंबर। अब बचा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है उसका नंबर चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जब स्टार्टिंग के अंदर एटम बनाया था हाइड्रोजन का, तो हमने कहा था इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अंदर जो है वो न्यूट्रॉन नहीं होता। इसका मतलब इसमें न्यूट्रॉन 0 है। ड्यूटेरियम के अंदर एक न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर? अब रिकॉल करो एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास। अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यहां ऐड करोगे तो ये तो आएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट। अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यहां ऐड करोगे तो ये आएगा 2 एटॉमिक मास यूनिट। और अगर आप प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को यहां ऐड करोगे तो ये आएगा 3 एटॉमिक मास यूनिट। तो एक एटम के अंदर आप जो यहां पे लिखते हो वो होता है एटॉमिक मास। आप यहां पर एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करते हो और जो यहां पर आपने लिखा हुआ है दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ये चीज होपफुली आपको समझ में आई होगी। ठीक है, फिर मैं बोल रहा हूं एक और इंपॉर्टेंट बात वापस से कि ये सारी चीजें लॉजिकली नहीं निकल रही है। आप धीरे धीरे लर्न करेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे। पीरियोडिक टेबल अपने साथ रखिए। एक काम करिएगा, मोबाइल के अंदर पीरियोडिक टेबल डाउनलोड कर लीजिए गूगल से। वहां से डाउनलोड करने के बाद में आप उसे देखते रहिए जब भी टाइम मिले। जो जो एलिमेंट्स हमारे
क्लासेस के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर, हमारे यूनिट्स में फ्रिक्वेंटली आप देखते हो, वही हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ये नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। ये सारे के सारे एटम के आप अगर एटॉमिक नंबर याद कर लोगे तो इनका एटॉमिक मास भी आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, तो बायोकेमिस्ट्री समझने में ये चीजें इजी रह जाती हैं। क्लियर ये बात है? तो आप पीरियोडिक टेबल याद करें, मतलब पूरी याद करने की जरूरत नहीं है, हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन उनमें से जो जो एलिमेंट्स, जो जो एटम्स हमें रोज काम आते हैं उनके बारे में थोड़ा आइडिया होगा तो चीजें ये थोड़ा इजी बनेगी आपके लिए। क्लियर? अब यहां के बाद हम एक चीज देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो हो गया यहां का। अगर हम बात करें कार्बन की, तो हमारे पास में 3 टाइप के कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। तो तीनों के तीनों कार्बन की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी सेम होने की शर्त यह है कि तीनों के अंदर प्रोटॉन का नंबर सेम होना चाहिए। इसमें भी 6 प्रोटॉन, इसमें भी 6 प्रोटॉन, इसमें भी 6 प्रोटॉन। तो यहां तो लगा दो 6 6 6। और अगर न्यूट्रॉन देखो, इसमें 6 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें 7 न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें 8 न्यूट्रॉन होते हैं। एटॉमिक मास कहां रिप्रेजेंट करते हैं? 6 + 6 12, 6 + 7 13, 6 + 8 14। तो ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया एटॉमिक मास। तो हमारे नेचर में 3 टाइप के कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, और ये तीनों टाइप के कार्बन्स एक दूसरे के आइसोटोप हैं। तो हम अगली बात स्टार्ट करेंगे आइसोटोप। पहले आप ये समझें। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ये तीनों के तीनों एटम ऑक्सीजन के एटम है, और अगर तीनों के तीनों एटम ऑक्सीजन के एटम है तो इनके अंदर क्या चीज चेंज नहीं है? प्रोटॉन का नंबर 8 8 8। क्योंकि प्रोटॉन का नंबर तो एटम की आइडेंटिटी है। अगर ये चेंज कर देंगे आप तो कैसे चलेगा? इसको तो लगा दीजिए यहां, क्योंकि हम एटॉमिक नंबर यहां लिखते हैं एटम पे। और न्यूट्रॉन देखेंगे, इसमें 8 न्यूट्रॉन, इसमें 9 न्यूट्रॉन, इसमें 10 न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास क्या करना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 8 8 16, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 18, 18, 16 17 18। तो हम ऑक्सीजन 18 काम में लेते हैं, हम कार्बन 14 काम में लेते हैं रेडियो एक्टिविटी के लिए। तो ये क्यों काम में ली हमने? क्योंकि इनके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा है। जब कभी भी न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा तो उस एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो वो एटम अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल टाइप रिलीज करेगा, तो रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, न्यूक्लियस बिकम्स अनस्टेबल ड्यू टू चेंज इन न्यूट्रॉन नंबर। न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन के नंबर में चेंज होने की वजह से ये न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। और अगर ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो अनस्टेबल न्यूक्लियस रिलीज करेगा अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स। इस एक्टिविटी को कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो ये हुआ हमारे पास में एटॉमिक नंबर के बारे में। अब यहीं से हम सीखते हैं एक छोटी सी चीज, और वो है आइसोटोप। आइसोटोप, आइसोटोप का मीनिंग क्या है? आइसो मीन्स सेम, टॉप का मतलब होता है पोजीशन, पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन सेम है तो उसे कहते हैं आइसोटोप। पोजीशन सेम तब होगी जब
फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम तब होगी जब प्रोटॉन का नंबर सेम होगा। तो जहां पर ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन ये प्रोटॉन नंबर सेम है, तो ये तीनों के तीनों कार्बन जो होंगे, इन तीनों कार्बन की प्रॉपर्टीज सेम होगी। इनको कहते हैं आइसोटोप एक दूसरे का। ये ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं। तो जब प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटॉन सेम है, तो उन्हें हम आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप की डेफिनेशन लिखिए, लिखिए सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल due to same number of protons, due to same number of protons, but the number of neutrons are different, but the number of neutrons are different। देखिए यहां पे न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट आ रहा है, तो ये आइसोटोप है। एक लाइन और लिखिए, when number of neutron is very much, when number of neutron is very much, then the number of protons, then the number of protons, the nucleus becomes unstable, the nucleus becomes unstable and emit alpha beta gamma particle. This property is known as radioactivity. This property is known as radioactivity। तो ये हुआ आइसोटोप एंड रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट। जहां पर भी ये चीजें काम आए, पीरियोडिक टेबल खोलनी पड़ेगी, चीजों को लर्न करना पड़ेगा, बाकी चीजें ठीक है, चलता है। एटम की एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, और ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसे कहते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? देखिए दो चीजें, दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की प्रॉपर्टी रखता है, दूसरों के इलेक्ट्रॉन्स को, राइट? अगर कोई भी एटम अपने पड़ोसी एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो उसी चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स। जो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी रखेगा, उसे कहेंगे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी नहीं रखता, डोनेट करने की रखता हो या रिलीज करने की रखता हो, उसे कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, और इस प्रॉपर्टी को कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। आपसे पूछा जाए कि सबसे पावरफुल या मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम कौन सा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आप बताइएगा फ्लोरीन। और अगर कहे कि आपसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, तो आप बताइएगा सीजियम। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब हुआ ये बहुत ज्यादा टेंडेंसी के साथ में इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, तो ये तो हो गया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। और ये बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी नहीं रखता, तो ये हो गया लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों चीजें बायोलॉजिकल सिस्टम में नहीं पाई जाती, नॉट फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम का मतलब हो गया कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नहीं होगी, नॉट फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अब हम तो पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, हमें तो बायो से मतलब है।
तो बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें अगर, तो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर आपको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिलेगा ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है सबके, तो बॉन्डिंग के अंदर ये चीज बहुत काम आएगी। बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे हम, तो बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो, बट पहले उसको यहां पे सीखना पड़ेगा, तब जाकर के काम आएगा वो। और अगर हम लीस्ट की बात करें, लीस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल सिस्टम के हिसाब से। अगर अब थोड़ा सा हम ऐसे ही बात कर ले एक बार के लिए, तो आप देखिए कि सारे जो एटम्स हैं उनका एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करिएगा, ऐसे ट्रिक से थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। फोन, FON फोन, उसके बाद में C और S बराबर है CS, उसके बाद में P एंड H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है तो PH, फोन CS PH, फोन CS PH, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये बायोलॉजिकल सिस्टम में नहीं होता है, तो हम ऑक्सीजन से शुरू कर सकते हैं, या मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन हो गया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और हाइड्रोजन हमारा लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। एक लाइन लिखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the tendency of an atom, electronegativity is the tendency of an atom to attract electrons, to attract electrons. In periodic table, it increases from left to right, जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट साइड में जाओगे, एंड फ्रॉम बॉटम टू अप, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। लेफ्ट वालों के कंपैरिजन में राइट वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉटम वालों के कंपैरिजन में अप वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और बॉटम टू अप बढ़ती है। पीरियोडिक टेबल के अंदर हम बात करते हैं तब। अब इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की बात करें, तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी का मतलब हो गया टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो नेगेटिव आयन बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी हुई तो उस एटम को कहेंगे, उस टेंडेंसी को कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, उस एटम को कहेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। क्लियर? ये जो डाटा लिखा हुआ है, ये डाटा है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर ये फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो अगर पॉजिटिविटी की बात करेंगे तो ये बन जाएगा लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है ये, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की बात करें तो वो तो है सीजियम, लेकिन बात पॉजिटिविटी की आएगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो सीजियम हो जाएगा। बदलना ही तो है। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बात करें हम, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है, तो ये लीस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा।
तो बस इतनी सी तो ट्रिक है छोटी सी कि हम किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ हमारे पास में एटम के बारे में। एटम क्या होता है, एटम में क्या क्या चीजें होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अगर ये सारी चीजें आप समझते हो तब आपको आगे के चैप्टर्स, आगे के जो टॉपिक्स होंगे बड़ा इजीली समझ में आएंगे। अगेन आई एम सेइंग कि ये सारी की सारी चीजें लॉजिकली नहीं निकल रही है, हाँ थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको लर्न करना ज्यादा पड़ेगा। तो आप ये सारी की सारी चीजें हैं वो आराम से लर्न करें। थैंक यू सो मच, आप सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया है मुझे यहाँ यूट्यूब के ऊपर। अब मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आप थोड़ा और सपोर्ट कर लीजिए ताकि आपको बेनिफिट हो। तो मैं क्लासेस संभाल लेता हूँ, आप चैनल संभाल लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत जल्दी। स्टार्ट करेंगे हम बॉन्डिंग वाला चैप्टर, सारे बॉन्ड पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच अभी के लिए। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में बहुत जल्दी मिल रहे हैं हम, तब तक आप चैनल संभालिए, मैं टॉपिक संभाल लेता हूं।